डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल, नर्स्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रोड तथा सेल विभव, इसका नर्स्ड समीकरण, और इसकी हेल्प से जो है हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको जानेंगे। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन यानी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव ये निर्भर करता है। किस पे ये निर्भर करेगा? पहली चीज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। दूसरा, टेम्परेचर, ताप पर। और तीसरा जो है वो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक्टिविटी, एक्टिविटीज यानी कंसंट्रेशन of the ions present in the solution, यानी विलयन में उपस्थित आयनों की सक्रियता, इसी को हम सांद्रता भी कह सकते हैं। तो इन तीन फैक्टर पर जो है सेल का ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का विभव और इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव जिसको कह सकते हैं, सेल विभव का जो वेरिएशन है वो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो है वो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन से ज्ञात किया जा सकता है, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी द वेरिएशन of electrode and electrode potential with concentration of ions of
with concentration of ions in solution can be obtained from thermodynamic consideration. यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे आयनों के सांद्रण के सापेक्ष इलेक्ट्रोडों तथा सेल विभव के परिवर्तन को ऊष्मागतिकी सिद्धांत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैन बी ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें मान लेते हैं कि एक जनरल रिएक्शन जो है occurs in following way. Let us consider a general reaction as तो फॉर ए जनरल रिएक्शन एक सामान्य अभिक्रिया के लिए या निम्नलिखित सामान्य अभिक्रिया के लिए, तो मान लीजिए वो आपकी रिएक्शन है M1A प्लस M2B N1X प्लस N2Y। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जो है अगर ये जो है सेल में ये रिएक्शन हो रही हो तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ये रिएक्शन जो है फॉर ए जनरल रिएक्शन सच एज दिस occurring in a cell या occurring in the cell Gibbs free energy change is given by the Gibbs free energy change is given by, यानी अगर ये उपरोक्त अभिक्रिया हो रही है तो इसके लिए गिब्स
मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंज का मतलब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस 2.303 RT log AX, राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में इसकी पावर N1 मल्टीप्लाइड बाई AY इसकी पावर N2, लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में A इसकी पावर M1 इंटू B इसकी पावर M2। यहाँ पर A जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिविटी है, इसकी सक्रियता को प्रदर्शित करता है। कब, जो है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, यानी दी गई परिस्थितियों में। तो यहाँ पर ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी यानी सक्रियता ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियता को प्रदर्शित करता है अंडर ए गिवन सेट ऑफ अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, यानी दी गई परिस्थितियों में अभिकारक और उत्पाद की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। डेल्टा जी ज़ीरो जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और डेल्टा जी जो है वो फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब आप जानते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज किसी भी सेल की और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है उसके बीच का रिलेशन आप लोग जानते हैं। द फ्री एनर्जी change of a cell reaction is related to electrical work done, या simply electrical work that can be obtained from a cell
या फ्रॉम द सेल, यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन सेल से प्राप्त विद्युत कार्य से संबंधित होता है। और किस तरह से संबंधित होता है? दैट इज अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल्स माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल। तो इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, यानी सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, substituting these values in equation 2 we get, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा? जब इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, इसको यहाँ से पूरा हटा दें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये मिलेगा माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स माइनस एन एफ ई ज़ीरो सेल प्लस 2.303 RT log AX पावर इसकी N1 मल्टीप्लाइड बाई AY पावर N2 A पावर M1 मल्टीप्लाइड बाई AB पावर M2, या इसको हम पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और NF से डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिलेगा E सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log एक्टिविटी ऑफ X पावर N1 इंटू एक्टिविटी ऑफ Y पावर N2 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ A पावर M1 इंटू एक्टिविटी ऑफ B पावर M2। इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। इसी इक्वेशन को हम नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं, यानी इक्वेशन
3 is known as नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर इसमें हम इस नर्स्ट इक्वेशन में एक्टिविटी को सांद्रता से, कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दें, यानी रिप्लेसिंग activities by concentration, then हम इसको क्या लिख सकते हैं, E cell equals E0 cell minus 2.303 RT by NF log X की कंसंट्रेशन पावर N1, Y की कंसंट्रेशन पावर N2 डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन पावर M1, B की कंसंट्रेशन पावर M2। इसको इक्वेशन 4 कर दें, या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, E cell equals to E0 cell minus 2.303 RT by NF log, ये जो आपने इक्वेशन कंसीडर किया था उसका ये राइट हैंड साइड था, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इक्वेशन 3, 4 और 5 ये तीनों ही नर्स्ट इक्वेशन हैं। अब अगर हम इसमें जो है putting the value R equals to 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, T equal to 298 Kelvin, F is equal to 96,500 कूलम, तो हमें क्या मिलेगा, E cell equals to E0 cell minus 0.0591 by N log product by रिएक्टेंट। इसको इक्वेशन 6 कर दीजिए। तो इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 आर ऑल आर नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 आर नर्स्ट इक्वेशन। ये सभी नर्स्ट इक्वेशन है और जनरली जो है हम न्यूमेरिकल्स में इस 6 इक्वेशन का या 5th इक्वेशन का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अब इसमें देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम
निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, कोई भी हो सकता है, सिंगल इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं। यानी हम एकल इलेक्ट्रोड का विभव एकल इलेक्ट्रोड, जिसको आप सामान्यतः कॉमनली हाफ सेल कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक जनरल रिएक्शन होती है, कंसीडर है जनरल, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कंसीडर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी उस सिंगल इलेक्ट्रोड पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें मेटल रॉड जो है वो उसके साल्ट के सॉल्यूशन में जो है डिप है, यानी धातु की छड़ को जो है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया गया है। तो इसमें नर्स समीकरण लगा दीजिए। अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई N। यहाँ पे N जो है वो रिप्रेजेंट करता है जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, लॉग M प्लस N की कंसंट्रेशन और M सॉलिड। और आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में जो है एक्टिविटी या कंसंट्रेशन यूनिट कंसीडर की जाती है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई N लॉग M प्लस N कंसंट्रेशन। तो ये हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सिमिलर वे में हम, जैसे हमने ये ऑक्सीडेशन के लिए लिखा, आप रिडक्शन के लिए लिख सकते हैं। अगर यही रिएक्शन रिडक्शन की हो, जब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो एक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन और एक हाफ सेल पे रिडक्शन होगा। अगर ये रिडक्शन की रिएक्शन हो, मान लीजिए इस तरह से, तो इसके लिए क्या होगा, E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन, नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, माइनस 0.0591 बाई N लॉग ये इक्वेशन आएगी। और सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन 1 होती है, और इसको log 1 बाई A को हम माइनस log A लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन प्लस 0.0591 बाई N log M प्लस N। तो ये उस सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल का जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन या एक्टिविटी यूनिट ये 1 हो जाएगा। तो 1 log 1 बाई
x को माइनस लॉग x लिखते हैं, तो इसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया हमने, अंश में इसको ले गए तो माइनस हुआ, और ये माइनस जो है माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हम इसी नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, चाहे जिसमें ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। अब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसीडर करते हैं और उसकी रिएक्शन के लिए हम आपको ईएमएफ निकाल के बताते हैं, और फिर बताएंगे कि सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक डेनियल सेल है, कंसीडर ए डेनियल सेल। कैसा? ये डेनियल सेल कंसीडर किया, तो इसके लिए एट जिंक इलेक्ट्रोड नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, जिंक इलेक्ट्रोड ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591/2। जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगी 2, और ये लॉग, इसमें जब लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से आप लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन ये मिल जाएगा। इसी तरह से एट कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क करेगा? इसमें कैथोड की तरह। इसको हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बता चुके हैं, कैथोड राइट हैंड साइड लिखते हैं और राइट हैंड साइड बनाते भी हैं। तो और यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन की रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी। तो इसके लिए हाफ सेल के लिए जो है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव क्या हो जाएगा? ई रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस 0.0591/2 log 1/Cu+2 कंसंट्रेशन, या इसी को हम E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन प्लस 0.0591/2 log Cu+2 कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हैं। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा? यहां से ईएमएफ ऑफ सेल अभी बताते हैं ये कैसे निकाला जाएगा। ये 3 तरह से निकाल सकते हैं, इसमें से एक तरीका ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो दोनों को जो है ऐड कर दीजिए इसमें, तो ई सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ये एक साथ हो जाएगा, और माइनस 0.0591/2 log जिंक आयन कंसंट्रेशन बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी को हम और क्या लिखेंगे? देखिए E0
एनोड और कैथोड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E0 सेल -0.0591/2 log Zn+2 कंसंट्रेशन बाई Cu+2 कंसंट्रेशन, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि जो है हम जो है इस सेल का जो है या गैल्वेनिक सेल का या डेनियल सेल का जो है ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं और हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ, तो इसको जो है हम 3 तरह से निकाल सकते हैं, यानी फॉलोइंग 3 methods are in use। इसके लिए 3 विधियां जो है वो प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला कब जो है यूज़ करेंगे, जब हमको एनोड का और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, यानी when ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव ऑफ कैथोड are taken into account। यानी पहली कंडीशन ये, यानी जब हम एनोड के ऑक्सीकरण विभव, किसका, एनोड का, और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव को संज्ञान में लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ई सेल या E0 सेल, E0 सेल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी ये होगा एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस
कैथोड का अपचयन विभव, इससे जो है हम निकाल लेंगे आसानी से। यानी E0 ऑक्सीडेशन किसका, एनोड, प्लस E0 रिडक्शन किसका, कैथोड। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब दोनों के हम रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडरेशन में लेते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव को संज्ञान में लेते हैं। सेकंड जो है, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल of both electrode are taken into account, यानी जब दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव को हम संज्ञान में लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे। E0 सेल या E सेल, ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर देंगे। यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल यानी दोनों के अपचयन विभव लिए गए हैं, और इसी को हम लिखते हैं E0 राइट हैंड साइड ही कैथोड बनाते हैं और लिखते हैं, और E0 लेफ्ट। तो इसी से जनरली हम जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो इसी को फॉलो करेंगे। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जो है, जो सिंगल इलेक्ट्रोड है या हाफ सेल है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं। तीसरी कंडीशन है कि जब व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स आर टेकन इनटू अकाउंट, यानी जब दोनों इलेक्ट्रोडों के आक्सीकरण विभव को संज्ञान में लेते हैं, या दोनों के आक्सीकरण विभव लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम E सेल या E0 सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी एनोड का आक्सीकरण विभव माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
ऑफ कैथोड, कैथोड का ऑक्सीकरण विभव, या E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, माइनस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। तो इसको कंसीडर करेंगे। बस ध्यान रखिएगा हम ये सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय सहमति से या इंटरनेशनल एग्रीमेंट से जो है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही जो है हम हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।